हेलो एवरीवन। आज हम क्या करेंगे? आज हम 3D एरे समझेंगे कि 3D एरे क्या होता है। 3D एरे का फुल फॉर्म होता है 3 डायमेंशनल एरे, राइट? मैंने 1D एरे और 2D एरे दोनों की वीडियोस अपलोड किए हैं। 1D एरे का मतलब होता है 1 डायमेंशनल। इसका मतलब हमारे पास जितना भी डेटा होगा वो सिंगल रो या सिंगल कॉलम में स्टोर होगा। 2D एरे का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। इसका मतलब हम रोज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में अपने डेटा को स्टोर करेंगे। और 3D का मतलब होता है जब हम 3 डायमेंशनली अपने डेटा को स्टोर कराते हैं। देखिए नेक्स्ट। हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हम 3D एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आप 3D एरे की स्पेस को मेमोरी में कब ऑक्यूपाई कराएंगे, जब आप उसको डिक्लेयर करेंगे। तो हम उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट्स सी। देखिए, डिक्लेरेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? 3D एरे के अंदर हम 3 डायमेंशंस के साथ वर्क करते हैं। जो सबसे पहली वाली डायमेंशन होती है, वो डायमेंशन से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? 3 बाय 3 2D एरे की क्वांटिटी, मतलब 3 बाय 3 जो पीछे के दो इंडेक्सिंग है, उसकी मदद से आप दो 2D एरे क्रिएट कर पाएंगे और जिसका साइज होगा 3 बाय 3। 2 का मतलब ये है कि आप 2 एरेज ऐसे क्रिएट कर पाएंगे जो 2D होंगे, और उन 2D एरे का साइज क्या होगा जो हमने पीछे लिखा है 3 3। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि दिस 2 विल क्रिएट 2 2D एरेज विद द साइज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अगर आप 2 2D एरे क्रिएट करना चाहते हैं या 3 2D एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी को आप सबसे पहले मेंशन करेंगे। फिर आपके उन 2D एरे का क्या साइज होगा उसको आप उसके बाद मेंशन करेंगे। तो इस तरह से हम 3D एरे को डिक्लेयर करते हैं। A1 is the name of the array। ये कुछ भी हो सकता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम इस तरह से 3D एरे को डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में एरिया कैसे ऑक्यूपाई होगा। तो ये पहला 2D एरे क्रिएट होगा जिसका साइज क्या होगा 3 बाय 3, ठीक है। और ये दूसरा 2D एरे क्रिएट होगा जिसका साइज भी होगा 3 बाय 3। कैसे पता चला कि ये 3 बाय 3 है? हम देख सकते हैं कि इसमें कितनी रोज है, 1 2 3। इसमें भी कितनी रोज है, 1 2 एंड 3। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। और इसमें भी 1 2 एंड 3। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 3D एरे की जो हमने डायमेंशंस लिखी हैं उसके अकॉर्डिंगली जो एरिया मेमोरी में ऑक्यूपाई होगा वो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर हम इसके अंदर डेटा को स्टोर करवाएंगे तो डेटा इस तरह से स्टोर हो जाएगा। जो हमारे पास 3 4 7 है, 3 4 7 क्या है? ये फर्स्ट 2D एरे की फर्स्ट रो है। फर्स्ट 2D एरे की फर्स्ट रो, इसका मतलब ये 0th 2D एरे है और ये फर्स्ट 2D एरे है। क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो इसीलिए ये जो 2D एरे क्रिएट हुआ है इसका इंडेक्स क्या होगा 0, और इस वाले 2D एरे का इंडेक्स क्या होगा 1, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 4 को डिस्प्ले कराना है, 4 को डिस्प्ले कराने के लिए मुझे क्या इंडेक्सिंग लिखनी पड़ेगी? सबसे पहले मुझे A1 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एरे का नेम है। उसके बाद मुझे यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। 0 क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये हमारा कौन सा 2D एरे है, 0th, और ये है फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। सबसे पहले हमने ये बताया कि हम इन दोनों 2D एरे में से कौन सी 2D एरे में वर्क कराना चाहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 मेंशन किया। उसके बाद हमने 0 इसलिए लिखा क्योंकि हम इस वाले 2D एरे की फर्स्ट रो को एक्सेस कर रहे हैं, और फर्स्ट रो की इंडेक्सिंग क्या है? फर्स्ट रो की इंडेक्सिंग 0 है, सेकंड की 1 है और थर्ड की 2 है। इसीलिए हमने यहाँ पे सेकंड टाइम भी 0 लिखा है। उसके बाद हमने लिखा है 1। 1 क्यों लिखा है? क्योंकि हम इस फर्स्ट रो के कौन से कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं, वो एलिमेंट कहाँ पड़ा हुआ है? तो ये हमारा है 0th कॉलम, और ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, और ये है हमारा कॉलम नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द इंडेक्सिंग।
तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। अगर हमें यहां से इस 1 को एक्सेस करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या इंडेक्सिंग लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 1। क्यों? क्योंकि हम कौन सा 2D एरे एक्सेस कर रहे हैं, नंबर 1 का। उसके बाद हम लिखेंगे रो का नंबर, रो का नंबर क्या है, ये है 0, ये है 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन हम लिखेंगे 1। उसके बाद आप कौन से कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं, ये है 0th कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम और ये है सेकंड कॉलम, और वो एलिमेंट कहाँ पे स्टोर्ड है, फर्स्ट कॉलम में। तो फिर आप फिर से क्या लिखेंगे, 1 1 1, 3 टाइम्स आप लिखेंगे 1, तो हम इस 1 को एक्सेस कर पाएंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसकी इंडेक्सिंग इस तरह से की जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन, कि अब आप अपने जो भी 2D एरेस क्रिएट किए हैं उसके अंदर आप डेटा को कैसे स्टोर करवा पाएंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कितने 2D एरे क्रिएट करने हैं, 2। ओके, सो 2D एरे जो हम क्रिएट करेंगे उसमें कितना साइज है, 3x3। इसका मतलब जो पहला 2D एरे होगा उसमें भी 3 रोज 3 कॉलम्स होंगे, और जो दूसरा 2D एरे होगा उसमें भी 3 रोज 3 कॉलम्स होंगे। तो सबसे पहले हम आउटर कर्ली ब्रैकेट को लगा लेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट 2D एरे के लिए फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, मेन कर्ली ब्रैकेट है जिसको मैंने रेड कलर में किया है। उसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो को लिखेंगे, उसके अंदर 3 कॉलम है। फिर आप सेकेंड रो को लिखेंगे, उसके अंदर भी 3 कॉलम्स हैं। फिर आप थर्ड रो को लिखेंगे, उसके अंदर भी 3 कॉलम्स हैं। इसको लिखने के बाद आप इसके कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर की कर्ली ब्रैकेट को पहले स्टार्ट किया था, लास्ट में मैंने बंद कर दिया। इसका मतलब हमने यहाँ पे पहला 2D एरे डिफाइन कर दिया है। देन आप क्या यूज करेंगे, फॉर सेपरेशन आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आप फिर से एक कर्ली ब्रैकेट का सेट स्टार्ट करेंगे, उसमें आप फिर से एक रो लिखेंगे, फिर दूसरी रो को डिफाइन करेंगे, फिर तीसरी रो को डिफाइन करेंगे, और फिर आउटर कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये जो दूसरा सेट हमने क्रिएट किया है ये सेकंड 2D एरे के लिए हमने क्रिएट किया है। अब जो स्टार्ट की थी हमने कर्ली ब्रैकेट उसको हम लास्ट में बंद करेंगे और सेमी कॉलन लगाएंगे फॉर द टर्मिनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। सो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम अगर 3D एरे का कोई प्रोग्राम लिखना चाहें तो हम उसे कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आप अपने माइंड में क्लियर कीजिए कि जब हम 1D एरे के साथ वर्क करते हैं तो 1D एरे के अंदर आप कितनी फॉर लूप्स लगाते हैं। आप 1D के अंदर सिर्फ 1 फॉर लूप को यूज करके डेटा को आप यूजर से ले लेते हैं और प्रिंट भी करा लेते हैं। पर जब हमारे पास 2D एरे का वर्क आ जाता है तो हमें पता है कि 2D एरे रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करता है। तो 2D एरे के अंदर हम कितनी रोज को कितने लूप्स को हम यूज करते हैं, हम 2D एरे के अंदर 2 फॉर लूप्स को यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास रोज भी बतानी होती है हमें और फिर उसके अंदर के कॉलम्स में भी डेटा इंसर्ट करना होता है। अब आपको इसी से ही आइडिया लग गया होगा कि जब हम 3D एरे के साथ वर्क करेंगे तो हम कितनी लूप्स को यूज करेंगे, हम 3 लूप्स को यूज करने वाले हैं। सो इस चीज को आप अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। जैसे जैसे डायमेंशंस इंक्रीज हो जाएंगी वैसे वैसे हर डायमेंशन के लिए आपको अलग से एक लूप लगानी पड़ती है। ठीक है, तो आप देखें अब कि किस तरह से हम 3D एरे का प्रोग्राम लिख सकते हैं। मैं सिर्फ लॉजिक आपको पहले बताऊंगी। तो आप ये अज्यूम कीजिए कि आपके पास एक एरे है A1 और उसकी डायमेंशन है 2 3 3। इट मीन्स हम 2 एरेस क्रिएट करेंगे जो 2D होंगे और उनका जो साइज होगा वो 3x3 होगा। तो सबसे पहली फॉर लूप जो हमारी यूज होगी वो हमारे ये काउंट करेगी कि हमें कितने 2D एरेस क्रिएट करने हैं। सो 2D एरे की जो पहला 2D एरे होगा उसकी इंडेक्सिंग होगी 0 और सेकंड वाले की होगी इंडेक्सिंग 1। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाया है। तो ये आउटर फॉर लूप जो है वो कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी। उसके बाद इसी के अंदर हम 2D एरे को जनरेट कराएंगे और उन 2D एरे की जो डायमेंशंस हैं वो 3x3 हैं। तो 3x3 के अकॉर्डिंगली 3 रोज क्रिएट होंगी जिनकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 और 2। इसीलिए हमने लूप यहाँ पे 3 तक चलाई है पर इक्वल्स टू नहीं लगाया है। इसका मतलब J विल वर्क 0 1 एंड 2, 3 पे वो वर्क नहीं करेगा।
अब जब हम रो के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जब भी हम एक रो के अंदर वर्क करेंगे तो उसके अंदर हमें कॉलम्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो कॉलम्स के लिए हम के लूप लगाएंगे और के लूप से हमें ये पता चलेगा कि जब j 0 के इक्वल होगा तो हमें उस पर्टिकुलर रो के अंदर कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं। अगेन हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है k लेस देन 3, क्योंकि हमारी कॉलम की डायमेंशन भी 3 है, इसीलिए जो सबसे इनर मोस्ट लूप है वो भी 3 बार ही चलेगी, 0, 1 एंड 2। और जो भी इंडेक्सिंग चल रही होगी उसी के अकॉर्डिंगली डेटा इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है और 3 लूप्स हमने यूज किए, इसीलिए आपको जब भी एरे के एलिमेंट की इंडेक्सिंग करनी है सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इंडेक्सिंग को मेंशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्क्वायर ब्रैकेट। जब हमारे पास पहली रो प्रिंट हो जाएगी पहले 2D एरे की, सपोज मैंने पहली रो प्रिंट करा दी 4, 1 एंड 1, ओके, तो मैं एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में स्पेस दे रही हूँ यहाँ पे, वो किसकी वजह से आ रही है, इस स्लैश टी की वजह से। स्लैश टी लगाने से हमारे सारे एलिमेंट्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाती है। अब आप देखेंगे कि मैंने जब इनर मोस्ट लूप को बंद किया है उसके बाद मैंने स्लैश एन लगाया है, इसके कारण क्या होगा, हमारी जो सेकंड रो जो प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकंड रो लिखी है 5, 2, 1, सो ये सेकेंड रो हमारी सेकेंड लाइन में प्रिंट हो गई है। उसके बाद जब हमारी थर्ड रो प्रिंट होगी और फिर हमारा जो पहला 1D एरे रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला 1D एरे रेडी कब होगा, जब तीनों की तीनों रोज हमारी प्रिंट हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे तीनों रोज हम अज्यूम कर रहे हैं कि तीनों रोज हमारी प्रिंट हो चुकी है। जब हमारा पहला 1D एरे रेडी हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आपको सेकेंड वाला 2D एरे प्रिंट कराना है, जो किसकी वजह से होगा, ये आउटर मोस्ट जो फॉर लूप है ये प्रिंट कराएगी। अब आप देख सकते हैं कि जब ये मैंने 2 लूप को बंद किया है उसके बाद भी एक स्लैश एन लगाया है, क्यों लगाया है कि जब ये पहला 1D एरे रेडी हो जाएगा, सेकेंड 1D एरे जो है वो न्यू लाइन से रेडी होना चाहिए। न्यू लाइन से उसको रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्लैश एन लगा रखा है, जिसकी मदद से एक और 2D एरे प्रिंट होगा और वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये था हमारे प्रोग्राम का लॉजिक जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसे देखते हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है, कंपाइलर मैं यूज कर रही हूँ टर्बो C++। आप कोई सा भी कंपाइलर यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए। मैंने ये प्रोग्राम टर्बो C++ में एग्जीक्यूट करवाया है। प्रोग्राम मैंने कैसे लिखा है, टर्बो C++ में हेडर फाइल्स लगानी पड़ती है, बाकी कंपाइलर्स में जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने वॉइड मेन से प्रोग्राम बनाया है, आप इंट मेन से बना सकते हैं। प्रोग्राम में मैंने जो 3D एरे लिया है उसकी डायमेंशन ली है 2, 3, 3, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था। इनिशियलाइजेशन भी मैंने आपको करके दिखाया था, इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पे उसी तरह से मैंने किया है। और 3 लूप चलाने के लिए मैंने यहाँ पे i, j और k 3 वेरिएबल्स लिए। क्योंकि मैंने इनिशियलाइजेशन करवा दिया है इसीलिए हम यूजर से डेटा नहीं लेंगे। ये एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डेटा को प्रिंट करा के देख रहे हैं कि हमारे एरेस किस तरह से प्रिंट होंगे। फिर मैंने यहाँ पे सी आउट करवाया है एक मैसेज और जिसमें लिखा है माई एरे इज, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 लूप्स को लगाया है। लिखा भी मैंने इंडेंटेशन की हेल्प से है जिससे क्लियर हो जाए कि आउटर मोस्ट लूप कौन सी है और इनर मोस्ट लूप कौन सी है, और कर्ली ब्रेसेस से भी हम आइडेंटिफाई कर पाए कि उनकी पेयरिंग हुई है या नहीं। तो जैसा मैंने आपको पहले शो किया था लॉजिक, एग्जैक्टली सेम मैंने ये प्रोग्राम को यहाँ पे लिखा है। अब मैं इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करूंगी तो देखिए ये प्रोग्राम के अंदर 2 2D एरे प्रिंट हो गए हैं और 2 2D एरे उसी तरह से ही प्रिंट हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया था। इनिशियलाइजेशन के लिए देखिए आप एक प्रोसेस और भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जब भी हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे निकालते हैं 1D या 2D में या फिर 3D में, आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी डायमेंशंस हमने यहाँ पे दी हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर एरे कितने एलिमेंट्स को स्टोर कराने वाला है। तो हम 2 × 3 × 3 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 18।
9 इंटू 2 विल बी 18। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर एरे जो है ये 18 एलिमेंट को स्टोर कराएगा। अगर आपको ऐसा लिखने में मुश्किल आ रही है, इस तरह से आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा सकते हैं, तो आप सिंपल सिर्फ समझने के लिए 18 एलिमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, पर ये एक एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, फिर भी मैं आपको ये करके दिखा रही हूं। ठीक है, सो इसमें मैंने 18 एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखा है और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशन में आप देखेंगे कि ये 2D एरे रेडी हो गया है। तो जिनको कर्ली ब्रेसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो इस तरह से भी कर सकते हैं एग्जीक्यूशन, पर आपको दोनों मेथड्स पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये दोनों मेथड्स आपको समझाए हैं। आई थिंक आपको ये 3D एरे की एक्सप्लेनेशन और ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन दोनों क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और टॉपिक आपको समझना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।